बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिस्र के कदीम गांव नूबियान के अंदर एक काजी तैनात था जिसका नाम अबू मुआवजा था। काजी का छोटे से घर के अंदर एक लकड़ियों का बना हुआ गुसलखाना था जिसके अंदर काजी की बेटी नहा रही थी। हैरान की बात यह है कि काजी होकर एक छोटे से घर में रहना अक्ल को हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन काजी साहब की ईमानदारी की वजह से गुर्बत ने सारी ज़िंदगी काजी साहब का खूब साथ निभाया और गांव के काजी के ओहदे के होने के बावजूद काजी साहब के पास रहने के लिए एक झोंपड़ी और एक छोटा सा बैतुल खला और नहाने के लिए लकड़ियों से बना हुआ एक गुसलखाना था। इस गुसलखाने के अंदर एक दिन काजी की बेटी नहा रही थी। काजी साहब अपने घर में मौजूद नहीं था। उस गुसलखाने के पास थोड़े से फासले पर एक बहुत बड़ा दरख्त था जो कि बहुत ही पुराना दरख्त था। बदकिस्मती से उस दिन काजी की बेटी को गुसलखाने के अंदर नहाते हुए रुस्तम नामी नौजवान ने देख लिया, क्योंकि जब काजी की बेटी गुसलखाने के अंदर नहा रही थी तो उसी दौरान रुस्तम अपने पालतू तोते को पकड़ने के लिए उस दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था। और इसी दौरान रुस्तम की नज़र जब काजी की बेटी पर पड़ी तो उसको बुरहना हालत में देखकर रुस्तम पागल हो गया और उसके गोरे गोरे जिस्म को देखकर रुस्तम की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुस्तम दरख्त से नीचे आया और घर जाकर इस गरीब काजी की बेटी के नाम एक ख़त लिखा। इसमें उसने ख़त में कहा कि मैंने कल तुम्हें घर के अंदर गुसलखाने के अंदर गांव के एक लड़के के साथ बदकारी करते हुए देखा और ये बात मैं पूरे गांव के अंदर फैला दूंगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तेरे पूरे शहर के अंदर बदनामी हो जाएगी और लोग तेरे बाबा को काजी के ओहदे से हटाकर इस गांव से निकाल देंगे। लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम बहुत फ़ायदे में रहोगी। और जब काजी की बेटी ने यह ख़त पढ़ा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेगुनाह थी। लेकिन काजी की बेटी ये बात ज़रूर जान चुकी थी कि कल रुस्तम ने मुझे गुसलखाने के अंदर बुरा हालत में नहाते हुए देख लिया और अब वो मेरे हुस्न का प्यासा हो गया है और अगर मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी ना की तो वो मुझे गांव के अंदर बदनाम कर देगा। लेकिन इससे पहले काजी की बेटी को कभी किसी ने बगैर नकाब के नहीं देखा था। काजी की बेटी की शराफत के चर्चे पूरे गाँव में थे। सारे गाँव वाले कहते कि बेशक काजी साहब गरीब हैं लेकिन इज़्ज़तदार हैं। अब यह सारा मामला देख कर काजी की बेटी को गुस्सा भी आ रहा था और परेशानी भी। एक तरफ वो सोचती कि मैं अपने बाबा को सब कुछ बता दूँ और दूसरी तरफ सोचती अगर मैंने अपने बाबा को बताया तो ज़रूर ये बात पूरे गांव के अंदर फैल जाएगी। आधे गांव वाले कहेंगे कि झूठ है और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हमसे बहुत हसद करते हैं और वो लोग भी रुस्तम के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब काजी की बेटी ने रुस्तम को ख़त लिखा कि मैं तुमसे कहाँ मिलने के लिए आऊँ। तो काजी की बेटी को रुस्तम ने जवाब दिया कि तुम गाँव की बनी हुई अदालत के पीछे, जहाँ तुम्हारे बाबा गांव के मुकदमात सुनते हैं, उनके पास बहुत ही घनी झाड़ियां हैं, तुम वहां आ जाना और मेरी ख्वाहिश पूरी करना। ये सुनकर काजी की बेटी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने एक तरकीब बनाई और रात के वक्त इस झाड़ियों के करीब पहुंच गई और जैसे ही वहां पहुंची तो वहां रुस्तम ने। दोस्तों, असल में वाकया ये कुछ इस तरह का है कि मिस्र के गाँव के अंदर एक काजी साहब रहता था जिसको काजी के ओहदे पर तैनात हुए तकरीबन 30 साल हो चुके थे। इन 30 सालों में काजी साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से एक सिक्के की रिश्वत भी नहीं ली। जो इसको सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती, काजी साहब उसी में गुजारा करता। 29 सालों में कभी भी किसी ने काजी साहब के फ़ैसले पर सवाल नहीं उठाया और काजी की ईमानदारी की वजह से सारी ज़िंदगी गुरबत ने काजी साहब का खूब साथ निभाया। गाँव का काजी होने के बावजूद काजी साहब का घर एक छोटा सा, जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा, एक बैतुल खला और एक छोटा सा गुसलखाना था जो कि लकड़ियों और खजूर के पत्तों से बनाया गया था। सारे गांव वाले हैरान होते कि काजी के घर से तो गांव के किसी एक किसान का घर भी अच्छा है, लेकिन फिर दूसरी तरफ लोग काजी साहब की ईमानदारी की भी तारीफ़ करते। काजी साहब को अल्लाह ताला ने सिर्फ एक बेटी की रहमत से नवाजा। काजी की बीवी उसकी बेटी की 7 साल की उम्र के वक्त वफ़ात पा गई थी। काजी ने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था और काजी की बेटी अपने बाबा की तरह नहायत शरीफ, ईमानदार, बाहयार और पर्दे वाली लड़की थी और अपने बाबा की इज्जत की हिफाजत करते हुए 22 साल की उम्र तक किसी भी गांव के आदमी ने काजी की बेटी की शिकायत नहीं की। हत्ता के वक्त गुजरता रहा और इसी गांव के अंदर एक नौजवान रहता था जिसका नाम रुस्तम था। रुस्तम का ये पेशा बन चुका था कि वो गाँव की लड़कियों को बदनाम करता और बदनाम करने के बाद उनको ब्लैकमेल करता और फिर बाद में उनसे अपनी बातें मनवा कर उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर देता। वक्त गुजरता रहा और काजी की बेटी से पहले भी वो रुस्तम गांव की एक खूबसूरत हसीनो जमीन लड़की को बदनाम कर चुका था। वो भी इस तरह का कुछ वाक़या था कि उस वक्त रुस्तम की उम्र तकरीबन 22 साल हो चुकी थी और इसी गांव के अंदर एक लोहार की बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत और हसीनो जमील थी। लोहार की भी एक इकलौती बेटी थी और सारी ज़िंदगी लोहार ने गुर्बत में गुजार दी और इसकी बेटी गुर्बत की वजह से अच्छी तालीम भी हासिल ना कर सकी।
ये सब देखते हुए इस लोहार ने अपनी बेटी को कहा कि बेटी तुम अपने गांव की फलां औरत के पास चली जाया करो, वो तुम्हें सिलाई का काम सिखा देगी और जब तुम कुछ हुनर सीख जाओगी तो तुम्हारे अंदर खुद अतमादी पैदा होगी, तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, कभी तुम किसी पर बोझ नहीं बनोगी। तो इसकी बेटी ने कहा कि बाबा, हमारे गाँव की जो औरत सिलाई सिखाती है इसका किरदार अच्छा नहीं है, इसके घर में हर वक्त औबाश नौजवान आते रहते हैं और अगर मैं वहाँ गई तो मैं भी बदनाम हो जाऊँगी। हाँ, एक औरत है जो कि साथ वाले गांव में रहती है, वो एक बूढ़ी औरत है और काफ़ी उम्र रसीदा है, वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बहुत हुनर दिया है। अगर मैं हर रोज़ उसके पास थोड़ी देर के लिए जाया करूं तो मैं चंद माह के अंदर सिलाई का काम सीख जाऊंगी। तो कुम्हार की बेटी ने कहा कि फिर तुम वहाँ अकेली कैसे जाओगी, मैं तो सुबह जाता हूँ और शाम को काम से वापस आता हूँ। लोहार की बेटी ने कहा कि बाबा जान, हमारे गाँव का तांगे वाला हर रोज़ उसी गाँव की तरफ जाता है और कुछ सामान वहाँ से लेकर गाँव के बाज़ार में पहुँचाता है, आप इस तांगे वाले से बात कर लें, हम उसे माह का मुनासिब किराया दे देंगे और वो मुझे ले भी आया करेगा और ले भी जाया करेगा। लोहार जानता था कि वो तांगे वाला भी बूढ़ा बुजुर्ग है और बहुत शरीफ इंसान है। इसने तांगे वाले से बात की और तांगे वाले ने वादा कर लिया कि मैं तेरी बेटी को हिफाजत के साथ उस गांव में ले जाऊंगा और शाम होने से पहले इसको वापस गांव में छोड़ दूंगा। अब लोहार मुतमिन था और उसकी बेटी हर रोज़ तांगे वाले के साथ जाती और इस गाँव की बूढ़ी औरत के पास काम करती और शाम होने से पहले इस तांगे वाले के साथ वापस लौट आती। वक़्त गुजरता रहा और एक दिन रुस्तम की नज़रें लोहार की बेटी पर पड़ गई कि जब वो तांगे पर जा रही थी तो उसके मुंह से निकाब हट गया। जब रुस्तम ने इसको देखा तो वो पागल हो गया। उसने उसी वक्त दिल में ठान लिया कि मैं लोहार की बेटी के साथ एक रात गुजार कर ही दम लूँगा। अब रुस्तम ने दिल में ही ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दिए और वो सोच रहा था कि किस तरह लोहार की बेटी के साथ चक्कर चलाया जाए। वो जानता था कि लोहार की बेटी ने कभी बाहर कदम नहीं रखा और इसका किसी भी गांव के ना ही किसी नौजवान के साथ ना ही किसी लड़की के साथ कोई दोस्ती है। वो तो अपनी हम उम्र लड़कियों से बात नहीं करती तो वो मेरे चक्कर में कैसे आएगी। इसी सोच में एक दिन रुस्तम ने अपने दोस्त को अपने पास बुलाया और कहा कि कल लोहार की बेटी दूसरे गाँव के अंदर सिलाई का काम सीखने के लिए जाएगी, तो वापसी पर मैं तांगे वाले को रास्ते पर बांध दूंगा और जब तांगे वाला वहाँ नहीं पहुँचेगा तो लोहार की बेटी वहाँ से अपने गाँव की तरफ पैदल चढ़ पड़ेगी और इसी दौरान तुम जाकर लोहार की बेटी को तंग करना और मैं इसी दौरान तुम्हें मारूं पीटूंगा और लोहार की बेटी की नज़रों में मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा। उसके दोस्त ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो रुस्तम ने उसे वादा कर लिया कि थोड़ी देर के लिए तुम भी उस लड़की के साथ वक्त गुजार लेना। दोनों के दरमियान डील हो गई और अगली सुबह तांगे वाले ने लोहार की बेटी को अपने घर से उठाया और दूसरे गाँव छोड़ दिया। लेकिन जब वापसी पर लोहार की बेटी इस बूढ़ी औरत के घर से लेने के लिए आ रहा था तो रुस्तम ने इसको रास्ते में मार पीट करके एक दरख्त के साथ बांध दिया और बूढ़ी औरत के घर के करीब पहुंच गया। अब सूरज गुरूब होने वाला था, असर का वक्त था। लोहार की बेटी ने देखा कि अब तांगे वाला नहीं आ रहा, लिहाजा मुझे शाम होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वक्त पर ना पहुँची तो मेरे बाबा बहुत गुस्से होंगे। अब लोहार की बेटी ने बूढ़ी औरत से इजाज़त लेकर उसके घर से निकल पड़ी। थोड़ा उसने सफ़र किया था कि रुस्तम का दोस्त उसको आकर तंग करना शुरू कर दिया। वो कभी से सीटी मारता, कभी से आगे जाता तो कभी पीछे चला जाता, कभी कुछ कहता तो कभी कुछ, और आखिरकार उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जब रुस्तम के दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया तो रुस्तम हीरो बन के सामने आया और उस दोस्त को मारना पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान रुस्तम ने लोहार की बेटी को घोड़े पर बिठाकर अपनी बाहिफाजत घर भेज दिया। लोहार की बेटी रुस्तम से काफ़ी मुतासर हुई। अब दिल ही दिल में उसके लिए सोच रही थी कि जब रुस्तम ने देखा कि तीर निशाने पर लग चुका तो अगली सुबह उसने लोहार की बेटी को एक ख़त लिखा और कहा कि जब से तुमसे मिला हूँ मैं खुद पर काबू नहीं पा सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर लोहार की बेटी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं मिल सकती, लेकिन रुस्तम ये काम अच्छे तरीके से करना जानता था। लिहाजा रुस्तम ने इस लड़की को दोबारा ख़त लिखा कि मैं सिर्फ तुमसे चंद लम्हे की मुलाकात करना चाहता हूँ और अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ और तुम मुझे जहाँ कहोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। लोहार की बेटी ने रुस्तम को आजमाने के लिए कहा कि कल दोपहर के वक्त मेरे घर आ जाना, क्योंकि उस वक्त मेरे बाबा अपनी दुकान पर होते हैं। अगली दोपहर रुस्तम लोहार के घर पहुंच गया। रुस्तम को लोहार की बेटी एक अकेले कमरे में ले गई, लेकिन रुस्तम ने इस लड़की के दिल में जगह बनाने के लिए इस लड़की को दूर से खड़े होकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया और बगैर उसको छुए वहाँ से चला गया। लोहार की बेटी बड़ी मुतासर हुई कि एक नौजवान लड़का एक खूबसूरत लड़की को अकेले कमरे में देखकर भी उसने हाथ तक नहीं लगाया। उसका किरदार दूर की तरह सफ़ेद है। वो पहले से भी ज़्यादा रुस्तम के जाल में फंस चुकी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो रुस्तम को घर में बुलाती, उससे मुलाकात करती, लेकिन उनकी मुलाकात में कोई भी गैर फितरी हरकत नहीं होती। अब रुस्तम अपने जाल में लोहार की बेटी को पूरी तरह फंसा चुका था।
एक दिन रुस्तम ने लड़की को खत लिखा कि तुम फलां जगह पर, जो कि गांव के पास एक सुनसान जगह है, वहां आ जाओ। इस बात की खबर किसी को नहीं होने देना। इसने लोहार की बेटी को बड़े ही तरीके से मनवा लिया और गांव के पास में एक सुनसान जगह पर बुला लिया। वो लड़की इसके जाल में फंस गई और जब वह पहुंची तो रुस्तम ने अपनी असलियत दिखा दी। उसके कपड़े उतारे, उसको वहीं नंगा करके आधी रात तक उसके जिस्म के साथ खेलता रहा। जब रुस्तम थका तो उस लड़की को इस जगह बेहोशी की हालत में छोड़कर चला गया। जब लोहार की बेटी को होश आया तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वापस घर आ जाती और अपनी इज्जत का जनाजा निकलता हुआ अपनी आंखों से देखती, या फिर खुदकुशी करके अपनी जान देती थी। उसने खुदकुशी करने को तरजीह दी और जाकर गांव के साथ बहती हुई नहर में छलांग लगा दी और वहीं मर गई। अगली सुबह गांव के पास उस लड़की की लाश मिली। जब रुस्तम के दोस्त ने सुना कि रुस्तम ने उस लड़की को मार दिया, फिर लड़की ने अपनी इज्जत ख़त्म हो जाने की वजह से खुदकुशी कर ली, तो इसका ज़मीर जागा और इसने जाकर गांव के काजी को सारा मायरा बयान कर दिया। लेकिन रुस्तम अपने इलाके का बहुत बड़ा बदमाश था। 1 साल तो वो ज़ंदान में बंद रहा और आखिर घर फिर वो निकल आया। लोहार बेचारा अपनी बेटी का गम बर्दाश्त न कर सका और चंद दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। वक्त गुजरता रहा और गांव वाले जानते थे कि रुस्तम ने लोहार की बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, लेकिन अपनी इज्जत की डर की वजह से उसे कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अब रुस्तम अपने इलाके का बहुत बड़ा गुंडा बन चुका था और उस दिन भी उस काजी की बेटी जब उसे अपने गुसल खाने के अंदर नहा रही थी तो रुस्तम ने उसको बुरहाना हालत में देखकर पागल हो गया। उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसने ख़त लिख डाला। उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि काजी की बेटी अपने बाप की तरह शरीफ और अक्लमंद भी है, ना कि लोहार की बेटी की तरह कि वो चल पड़ेगी। काजी की बेटी ने उसे ख़त लिखा कि मैं आज रात गांव की अदालत के पास साथ मौजूद झाड़ियों में आ जाऊंगी, तुम आ जाना। आधी रात का वक्त हो रहा था। काजी की बेटी ने अपने बाबा को सुलाया और चुपके से गांव की अदालत की तरफ निकल पड़ी। अब रुस्तम भी उसके जिस्म को हासिल करने के लिए तड़प रहा था और वक्त से पहले ही वहां पहुंच गया। और जैसे ही काजी की बेटी अदालत के करीब पहुंची तो रुस्तम भी वहां मौजूद था। उसने काजी की बेटी के हाथ से पकड़ा और उसे अदालत के पीछे झाड़ियों में ले गया। जैसे ही उसने उसके जिस्म पर हाथ रखा तो पीछे से एक जोरदार तलवार रुस्तम की पीठ पर पड़ लगी। जब पीछे रुस्तम ने पलट कर देखा तो पीछे काजी खड़ा था और काजी के साथ में गांव का सरदार और गांव के चंद मुअज़्ज़ज़ शख्स खड़े थे। रुस्तम को पता चल गया कि अब मेरी असलियत खुल चुकी है। मैंने लोहार की बेटी को तो बेवकूफ़ बना लिया था, लेकिन काजी की बेटी को मैं जाल में नहीं फंसा सका। अब गांव के एक नौजवान ने काजी साहब से तलवार ली और रुस्तम की पीठ में घुसा दी। रुस्तम तड़प तड़प कर मरता रहा और गांव वाले रुस्तम के जिस्म पर जख्म देखकर अपनी हसरतें मिटाते रहे। जब रुस्तम के जिस्म से तड़प तड़प कर रूह निकल गई तो गांव के लोगों ने रुस्तम की लाश को उठाया और जाकर जंगल के बीच में फेंक दिया। उस सारे लोगों ने एक दूसरे से वादा किया कि कल जब रुस्तम की मौत की खबर गांव में फैलेगी तो किसी ने कुछ नहीं कहना, क्योंकि सब लोग जानते थे कि रुस्तम का बाप बहुत जालिम है और वो अगर इसको पता चल गया कि रुस्तम को किसने कत्ल किया तो वो ज़रूर गाँव वालों को नुकसान पहुँचाएगा। उसके बाद रुस्तम अपने अंजाम को पहुंचा और गांव वालों ने यह बात फैला दी कि रात को रुस्तम पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। रुस्तम का बाप भी यही समझा कि इसके बेटे को कुदरती मौत आई है। उस काजी की बेटी की अक्लमंदी की वजह से उसने लोहार की बेटी और लोहार का बदला रुस्तम से बड़ी बासानी ले लिया। और जब यह बात सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी तक पहुंची तो सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह काजी साहब और काजी साहब की बेटी की बहादुरी से बहुत मुतासर हुए कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी खुद अपने सिपाहियों के साथ चलकर काजी साहब के पास आए और काजी साहब को एक सरकार की तरफ से घर तोहफे में दिया और काजी साहब को काहिरा शहर का काजी तैनात कर दिया और काजी साहब की बेटी को अपनी ज़ौजा का ख़ास सलाह तैनात कर दिया। इसी तरह काजी साहब को अपनी ईमानदारी और काजी साहब की बेटी की अक्लमंदी की वजह से उनको इतना बड़ा इनाम मिल गया।